अच्छा, पिछली बार मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। पिछली बार मैंने आपको एलिमेंट्स बताने की कोशिश की थी एनुअल रिपोर्ट खोल के। एक बार फिर ये एक अलगाजी ट्रैक्टर की एनुअल रिपोर्ट खोल के मैं आप लोगों को दिखा रहा था। और यहाँ पे देखें, कंटेंट्स में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज भी इन्होंने रिपोर्ट की हुए हैं। तो अक्सर ऐसी कंपनी होती हैं कि वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में फाइनेंशियल रेशियोज भी क्या कर देती हैं, ये दिखा देती हैं। लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि इनका फोकस किस किस पे है। ये सिर्फ वही रेशियोज दिखाएंगे। ये इसकी फाइनेंशियल रेशियोज पेज नंबर 93 पे, ये ऑब्वियसली ये पिछले 4-5 सालों का इसमें उन्होंने ट्रेंड एनालिसिस बताया होगा। इंडस्ट्रियल कंपैरिजन इसमें नहीं है, यानी इंटरनल कंपैरिजन है, एक्सटर्नल कंपैरिजन नहीं है। सेम इज द केस विद द ग्राफिक एनालिसिस। वो इन इन रेशियोज की ग्राफिक एनालिसिस कहते हैं। ड्यू पॉइंट जो है वो एनालिसिस, जब हम जाके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक ड्यू पॉइंट अप्रोच है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। यहाँ पे भी आप फिर उसके साथ देख सकते हैं। इट इज़ बेटर दैट कि आप अपनी कंपनी में भी देख लें कि आपने जो एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड की हैं उसमें इस तरह के कोई रेशियोज है या नहीं है। 6 ईयर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, 6 ईयर वर्टिकल एनालिसिस, these are almost the same contents that we are going to cover in our chapter। ठीक है, ये तकरीबन आपका सारा का सारा बुक का जो भी है ना वो इसमें मौजूद है। तो मोस्टली तकरीबन जो अच्छी कंपनी होती हैं वो ये रिप्रेजेंट करती हैं। कमेंट्स ऑन दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। अच्छा, ये सीखने के लिए बहुत बेहतर है। यानी हम जब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस कर देंगे, उसके बाद उस पे हम अपनी इंटरप्रिटेशन जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग अपनी अपनी कंपनीज को फिर उसकी जो कमेंट्स हैं उसको देखें कि मैनेजमेंट उसको कैसे क्या करती हैं, इंटरप्रेट करती हैं और क्या बताती हैं। ऑब्वियसली मैनेजर्स जो हैं वो हमेशा एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर ऑफ द बिजनेस बताने की कोशिश करेगा। क्वार्टरली एनालिसिस फिर ये जो कमिंग क्वार्टर होगा या जो बैक क्वार्टर है उसके होंगे, फ्री कैश फ्लो वगैरह वगैरह। एनीवे, हमारा जो इंटरेस्ट है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और वो आप देख रहे हैं कि 127 के बाद शुरू हो रहा है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट 130 पे है, और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट। हम पिछली बार भी बैलेंस शीट को देख रहे थे, तो इस बार फिर बैलेंस शीट को देख लेंगे कि जब हम फाइनेंशियल लिवरेज की बात करेंगे तो फाइनेंशियल लिवरेज के लिए बैलेंस शीट के कौन कौन से आइटम्स आप लोगों ने कंबाइन करके फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन पेज नंबर 133। तो हम जल्दी से पेज नंबर 133 को मूव कर देते हैं। ये तकरीबन मैं जल्दी से पहुंच भी गया हूं मेरे ख्याल में। नहीं, 102 है और 20। अब पहुंच गए। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और ये है प्रॉफिट लॉस, ये है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और हमारा इंटरेस्ट है किस में? हमारा इंटरेस्ट है कि भाई हम ये देखें जो कंपनी है, कंपनी की क्या चीज़ देखने की कोशिश करें। हम कंपनी की लिवरेज देखने की कोशिश कर रहे हैं, लिवरेज। तो लिवरेज देखने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी साइड को कंसिडर करेंगे? एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड या दोनों साइड? सर, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड मोस्टली, क्योंकि लिवरेज में हमेशा लाइबिलिटी ही इन्वॉल्व होगी। लेकिन डिपेंड करता है, आप ये कहेंगे कि सर डिपेंड करता है कि हमारा जो लिवरेज रेशो है वो हम कौन सा ले रहे हैं, डेट टू इक्विटी ले रहे हैं, डेट टू टोटल एसेट ले रहे हैं, या डेट टू कैपिटल। इसमें डेट टू इक्विटी और डेट टू कैपिटल सिर्फ लाइबिलिटी साइड को देखते हुए आपका कंप्लीट हो जाएगा। और डेट टू टोटल एसेट जो है, तो वो तो टोटल एसेट को लेते हुए आप यानी डेट और इक्विटी को कंबाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे यस। देखें,
यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि व्हाट नंबर्स वी आर सपोज टू टेक इन ऑर्डर टू कंप्यूट द लिवरेज। लिवरेज को कंप्यूट करने के लिए हमें कौन कौन से नंबर लेने चाहिए। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि वी आर कंसर्न अबाउट द लाइबिलिटी एंड इक्विटी। चलिए अब हम कहते हैं टोटल डेट, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है डेट टू इक्विटी, DTE, ठीक है। DTE ये हमारा पहला लेवरेज का क्या है, टारगेट है। इफ वी आर सपोज टू कैलकुलेट डेट टू इक्विटी, तो हमारे पास एक सिंपल मेथड है, दैट इज टेकिंग टोटल लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ठीक है, वो सिंपल मेथड ये है कि यू डू नॉट नीड टू क्लासीफाई कि कौन कौन सी लाइबिलिटी इसमें डेट में शामिल है। यू जस्ट टेक टोटल लाइबिलिटी एंड डिवाइड इट बाय टोटल इक्विटी। बट if you want to go specifically, now we are required to see that how much business have used the debts, that is the money that is being borrowed, rather than the, you can say, हमारे जो वर्किंग कैपिटल की वजह से या ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से जो एक्रूड लाइबिलिटीज आई हैं, हम वो इसमें शामिल नहीं करते। तो हम डेट को देखेंगे। डेट में देखेंगे सबसे पहले ये देखें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग किसको कहते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का सर। मतलब लोन लिया है कम वक्त के लिए, है ना। जी सर। तो ये Yes, sir. फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, यानी हमने फाइनेंस किया ना अपने बिजनेस को। ऑब्वियसली कम वक्त के लिए किया, लेकिन किया तो, सो ऑब्वियसली दिस इज डेट। ठीक है, इसको मैं डी कर रहा हूं, दिस इज डेट। अच्छा, अनक्लेम डिविडेंड, ये एक लाइबिलिटी ये शो कर रहे हैं। अनक्लेम डिविडेंड ये हो गया कि इन्होंने डिविडेंड तो डिक्लेयर किए हुए हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने अभी तक इसको इन कैश नहीं किया हुआ। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ डेट। लाइबिलिटी तो है लेकिन डेट नहीं है। समझ आ रही है कि ये डेट क्यों नहीं है और लाइबिलिटी है? जी सर, Yes, sir. आ रही है समझ। हाँ ठीक है। मतलब डेट में हम ये कंसिडर करें कि हमने किसी से पैसे मांग लिए हैं उधार और उससे अपना काम चला रहे हैं। ये जो अनक्लेम डिविडेंड है ये हमने मांगे नहीं है, ये तो हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि हम आपको इतने डिविडेंड देने के पाबंद हैं, हमने डिक्लेयर कर दिए हुए हैं। अब वो हमारी लाइबिलिटी बन गई है, लेकिन लोगों ने लिए नहीं है, तो हमने किसी से मांगे नहीं है ये पैसे। सेम इज द केस विद दिस ट्रेड एंड अदर पेएबल। हम ट्रेड एंड अदर पेएबल में क्या हुआ कि हमने कोई सप्लाईज खरीदी हुई हैं सप्लायर से, और उसका बिल आया हुआ है, लेकिन अभी तक हमने उसकी बिल की पेमेंट नहीं की हुई है। सो वंस अगेन दिस इज नॉट अ डेट, इट इज ऑपरेटिंग लाइबिलिटी। ठीक है, दिस इज ऑपरेटिंग लाइबिलिटी, तो ये इसमें शामिल नहीं है। सेम इज द केस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये टैक्स के साथ है, सो इट इज नॉट, यू कैन से, शुड नॉट बी कंसिडर एज अ डेट। अच्छा, एम्प्लॉय बेनिफिट एंड ऑब्लिगेशंस, ये जो है इसको भी डेट कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक, आप कह सकते हैं कि लीगल रेगुलेशंस हैं, जो कि कंपनी पे पाबंदी होती है कि आप एम्प्लॉय जब आप रिटेन करते हैं, परमानेंट आपकी जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जीपी फंड वगैरह वगैरह आप देते हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज बीन, यू कैन से, टेकन एज व्हाट एज, फॉर एग्जांपल, financing strategy. Deferred staff benefit and compensation, it is also not considered to be debt. तो यहाँ पे debt सिर्फ short term financing ही consider होगा। इसका मतलब ये है कि जो ये अलगाजी ट्रैक्टर है ये बेसिकली अपने किस पे, अपने इक्विटी पे ज्यादा फोकस कर रही है, ना कि डेट फाइनेंसिंग पे। ऑल्दो डेट फाइनेंसिंग 5, जो है 5, अगर ये इन 1000 है तो ये 5 बिलियन की है, बट दैट इज बीन कंप्यूटेड ड्यू थ्रू, यू कैन से, दीज डेफर्ड लाइबिलिटीज और एम्प्लॉय बेनिफिट्स वगैरह। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंसिंग आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी जो है हाईली लीवर्ड नहीं है। हम दूसरी कोई कंपनी देख लेते हैं जल्दी से, जिसमें उसने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ हो। लॉन्ग टर्म लोन, क्लियर और ड्राइंग, इसके लिए बेशक अगर आप टोटल लाइबिलिटी बाय टोटल इक्विटी करते हैं तो वो आप कर सकेंगे, वो भी गलत नहीं है, लेकिन फिर आपने बताना होगा। एडम्स
शुगर मिल है, इसका देख लेते हैं। ऑडिटर रिपोर्ट टू मेंबर पैटर्न ऑफ शेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन 26 है पेज नंबर, है ना? हाँ ये जल्दी आ जाएगा 26। यस सर। ये तो नोट्स शुरू हो गए। ये 26। अच्छा ये है, इसमें मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले करंट लाइबिलिटी से देखते हैं। ये देखें, शॉर्ट टर्म बोरिंग, आपके ख्याल में ये डेट है? यस सर। ये डेट हो Yes, गया, sir. ठीक है। इसके नीचे ट्रेड एंड अदर पेबल, एक्रूड पेबल, करंट मैच्योरिटी ऑफ लोन, हाँ ये भी है। ये भी डेट है। इससे आपको क्या समझ आ रही है जो मैंने बाद में कर दिया, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इसका क्या मतलब है? सर इसका ये मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म हमने लिया है वो अभी हम तकरीबन पूरा करने लगे हैं। उसका मतलब ये है, एमोटाइजेशन टेबल आपको याद है? एमोटाइजेशन टेबल, जी सर। यस सर। हर साल हम क्या करते हैं, लोन की पेमेंट करते हैं ना। यस जी सर। सर। उसमें क्या क्या शामिल होता है? इंटरेस्ट भी शामिल होता है और प्रिंसिपल भी शामिल होता है। जी इसलिए तो ये साल जो ड्यू हो गया, तो ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म लोन था उसका कुछ पोर्शन अब हमारी करंट लाइबिलिटी बन गई ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 10 साल का लोन लिया हुआ है, तो हर साल उस 10 साल के लोन में से एक करंट लाइबिलिटी बनेगी ना, एक पोर्शन। जी यस सर। सर। तो ये Yes, वो sir. वाली है, ठीक है। तो ये वो वाली है, तो ये भी डेट है। तो हमारे पास कितने आ गए? हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरिंग आ गया दो आ और गए। करंट मैच्योरिटी ऑफ लोन, यानी करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन जो होगा, मुख्तलिफ नाम से, करंट पोर्शन जो लॉन्ग टर्म लोन हो गया या करंट पेमेंट ऑफ द लोन होगा, वो आपकी किस में आएगी? वो डेट्स में आएगी। ये हो गए। अच्छा, प्रोविडेंट फंड पेबल, ये वंस अगेन दिस इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की तरफ मैं चला गया। प्रोविडेंट फंड ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको डेट नहीं मानते। डेफर्ड लाइबिलिटीज, ये कुछ यानी लीगल, जैसे इसकी अगर आप डिटेल में जाएंगे 19 में, तो उसमें ये टैक्सेस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। डेफर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस सिक्योर, ये क्या है? ये डेट है या नहीं Sir, है? debt. ये यस डेट, Yes, सर sir. डेब्ट वेरी है। गुड, ये भी डेट है। और व्हाट अबाउट दिस सबऑर्डिनेट लोन फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव, ये डेट है या नहीं है? सर ये तो सर इंटरनल में ये भी डेट ये है भाई। ऑपरेशन सर से ये नहीं भी किया लोन। हुआ ना, नहीं नहीं तो नहीं, ये भी है सर। हाँ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ने, देखें कुछ काम ऐसा होता है कि कंपनी को पैसे की जरूरत है, बैंक्स जो हैं वो ज्यादा स्ट्रिक्ट क्या करते हैं, कंडीशंस रखते हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव एक सेठ बंदा है, तो सेठ बंदे ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि यार बैंक को छोड़ो, मैं खुद अपनी जेब से दे देता हूं, लेकिन मैं इसको एज इक्विटी कंसिडर नहीं करवाऊंगा। समझ आ रही है ना? तो वो उसने इक्विटी यानी कोई शेयर्स नहीं खरीदे, बल्कि अपनी ही बिजनेस को लोन दे दिया। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है कि दिस इज अ कॉर्पोरेट बिजनेस, दिस इज नॉट सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने बिजनेस को लोन नहीं दे सकता, वो हमेशा उसकी इक्विटी कंसिडर होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यस ये सर। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, ये एक यानी मैनेजमेंट की साइड से भी एक चीफ है और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी से है, यानी शेयर होल्डर भी है, तो वो अपने शेयर्स के बजाय उसने लोन दिया हुआ। सो दीज विल बी कंसिडर एज डेट। कितने हो गए? यानी ये 15 मिलियन, 113 सर 4 मिलियन हो गए। और 592 मिलियन, ये चार आपके डेट्स में शामिल हो जाएंगे, तो आप इसको एज डेट लेंगे, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये आपके डेट हो गए। साथ ही डेट के साथ आप क्या करेंगे, और जो चीज लेंगे वो ये है कि आपकी इक्विटी हो गई। तो इक्विटी ये है, ठीक है, ये जो टोटल है ये वाली, ठीक है, ये आपकी इक्विटी है। यानी इक्विटी में कोई एक्सक्यूज मी आपने, सर। जी जी, सर ये जो इक्विटी होती है इसमें तो रिटेन अर्निंग्स वाला जो पोर्शन होता है वो तो ऑपरेशन से जनरेट किया हुआ प्रॉफिट होता है हाँ ना, लेकिन तो वो, आपने कहा। लेकिन देखें, अगर शेयर होल्डर जो है वो अपने पैसे ड्रॉ नहीं किए, तो यही कंसिडर होंगे ना कि उन्होंने बिजनेस को पैसे दे दिए।
ठीक जी है। तो इक्विटी में हमेशा हम शामिल करेंगे द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ओनर एज वेल एज द क्लेम ऑफ द ओनर। ये तमाम जब हम ऐड करेंगे सो दैट विल बिकम टोटल इक्विटी। ठीक है। राइट सर। अच्छा, अभी इसमें कंट्रीब्यूशन जो मेड बाय ऑनर वो मैं आपको बता देता हूँ। इश्यू, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ये है नॉमिनल वैल्यू जो कंट्रीब्यूट की गई है। नॉमिनल वैल्यू मतलब ये है 10 रुपए का शेयर है तो इन्होंने वो जो 10 रुपए दिए हैं वो हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने 10 रुपए सिर्फ नहीं दिए, इन्होंने 10 रुपए के ऊपर भी कुछ दिया होगा। जो इन्होंने ऊपर दिया हुआ होगा वो कैपिटल रिजर्व में शामिल है, जो कि यहाँ पे है, ये देखें शेयर प्रीमियम। तो ये 172, ये नीचे ये वाला, ये जो पोर्शन है ये वो है कि इन्होंने 10 के बजाय उसको 20 रुपए दिए हुए हैं या 10 के बजाय 25 रुपए दिए हुए हैं। तो अगर शेयर को लिए इन्होंने 20 रुपए दिए हुए हैं तो 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू चला गया और 10 रुपए प्रीमियम चला गया। अगर 25 रुपए दिए हुए हैं तो 10 नॉमिनल और 15 प्रीमियम में। अगर 15 रुपए दिए हुए हैं तो 10 नॉमिनल 5 प्रीमियम में। ठीक है, समझ आ रही है जी मोहम्मद? यस सर, समझ आ रही। आप आपको खेलना अच्छा लग रहा है? मोहम्मद बताएं ना भाई, कुछ पूछना चाहते हैं, इंडिकेट करना चाहते हैं या बोर हो रहे हैं? ये नुक्ते कौन हटाएगा? आपने डॉट्स भी डाली हुई है ना? अच्छा जी। अच्छा, अब इसमें चलिए थोड़ा सा आपको मैं अप्रेज कर देता हूँ कि बाकी क्या क्या चीजें हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डायरेक्टर, ये भी जो है काइंड ऑफ यू कैन से शेयर प्रीमियम जो है वो शेयर खरीदते हुए क्या किया गया है, यानी शेयर की कीमत ज्यादा लगाई गई है। और ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डायरेक्टर्स जो हैं ये वो हैं कि शेयर्स क्लेम करने के बजाय उन्होंने बिजनेस को दे दिए हैं। यानी डायरेक्टर ने बिजनेस को पैसे दे दिए हुए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ उनका क्लेम नहीं है, तमाम जितने शेयर होल्डर हैं सबका क्लेम बन गया है। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ चैरिटी दे हैव गिवन टू द बिजनेस। ठीक है, इसमें इनका क्लेम तो होगा लेकिन ये सारा क्लेम इनका नहीं है, इन्होंने अपने शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस देने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किए हुए है। ये एक नई चीज आपके लिए होगी, इसका नाम देखें, रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी नेट। इसे कोई यस समझ आ सर। रही, कोई समझ आ रही है? जी सर, क्या ये है? कोई चीज आपने जैसे नॉन करंट एसेट कोई हेल्ड रखा होता है तो हाँ, उसकी मार्केट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। जिस तरह आजकल गाड़ियों की मार्केट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो जो एक्स्ट्रा सरप्लस आ रहा है वो इसमें आएगा। वेरी गुड। ये लेकिन इसके लिए इम्तिहान बिल्कुल बिल्कुल सही बता दिया कि जब आपका कोई नॉन करंट एसेट यानी आपका कोई फिक्स एसेट जो है उसकी वैल्यू जो है परमानेंटली चेंज हो जाए, ये जहन में रखें। क्या चेंज हो जाए? परमानेंटली चेंज। परमानेंटली चेंज। अच्छा, परमानेंटली चेंज और टेम्पररी चेंज में क्या फर्क है? अब इसको सर एसेस कैसे? जैसे लैंड की भी हो जाती है ना, हाँ लैंड भी, यानी हमने जो 10 साल पहले ली उसकी वैल्यू हाँ, चेंज, और अभी अभी देखें, उसकी अभी रेट्स अभी चेंज। देखें, अभी जो लैंड की वैल्यू है अब 31 दिसंबर को मैं लिख रहा हूँ, तो क्या वो 31 दिसंबर को मैं जो लिख रहा हूँ क्या वो 30 जनवरी को भी यही कीमत होगी? नो सर, थोड़ा उसमें बहुत थोड़ी नो डिफरेंस थोड़ा सर। आएगा। बहुत फ्लक्चुएशन होता है ना। तो वो कहते हैं यस कि सर। नहीं, फ्लक्चुएशन वाली कीमत आप नहीं लिखेंगे। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि हमने 10 साल पहले जो जमीन ली थी और अब 10 साल हो गए, तो उसमें क्या एक परमानेंट वैल्यू चेंज आ गया हुआ है? क्या मैं बता सकता हूं कि जो भी हो जाए कम से कम इतने से कम ये नहीं बिकने वाली? यस सर, तो बता वो इसका सकते हैं। क्या होगा? परमानेंट चेंज होगा। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। तो ये है यस सर। रिवैल्यूएशन ऑफ सरप्लस। उन्होंने क्या किया, अपने एसेट की वैल्यू भी बढ़ा दी। लेकिन जब एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी है, जब आप एसेट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको लाइबिलिटी या इक्विटी में भी कुछ बढ़ाना चाहिए। तो जब आप एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी लाइबिलिटी तो नहीं बढ़ी, तो
you appraise your equity by properly disclosing that this is not the contribution made by the owner. ये owner की कोई contribution नहीं है कि उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन obviously एक जो है एक क्लेम बन गया है ओनर का बिजनेस पे, ठीक है। ये हो गए। अब इसके बाद अभी ये देखें कैपिटल रिजर्व और इसके बाद रेवेन्यू रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व में देखेंगे कि आप कोई प्रॉफिट शामिल नहीं कर रहे। ये जो शेयर प्रीमियम है, ये ओबियसली आपको ये लगता है कि कंपनी का 10 रुपए का शेयर था, 20 का बेच दिया तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ। नहीं, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। ये है प्रीमियम जो कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। प्रॉफिट होता है कंपनी का जब वो रेवेन्यू कमाती है या सेल कमाती है। तो जो रेवेन्यू और सेल से जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूट होता है उसको वो रेवेन्यू रिजर्व में बुक करते हैं। दिस इज जस्ट अकाउंटिंग एंट्री, कीप इट माइंड, दीज आर नॉट फिजिकल थिंग। ये फिजिकल थिंग नहीं है कि फिजिकली मौजूद कोई चीजें नहीं है, पहले से यूटिलाइज हो चुकी हैं एसेट में। ये है अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट और लॉस। ये वो पोर्शन है जो कि वो बता रहे हैं कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम इस पोर्शन में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकेंगे। समझ आ रही है? अगर हमारे पास पैसे होंगे, कैश होगा, तो हम इस प्रॉफिट पोर्शन को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। एंड व्हाट अबाउट दिस जनरल रिजर्व? ये जनरल रिजर्व भी अगर डायरेक्टर अल्टीमेटली डिसाइड कर देते हैं कि हम इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो होगा, लेकिन यूजुअली जनरल रिजर्व को ये दिखा देते हैं कि दिस इज परमानेंटली बीन यूज्ड इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमने इससे अपने एसेट को क्या किया है? बढ़ाया है, एसेट, नए एसेट लिए हैं या कुछ एसेट में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो वो है, ठीक है। सो फॉर इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशो आप हमेशा टोटल इक्विटी लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो डेट आपने देख लिया, इक्विटी मैंने बता दिया कि इक्विटी का पोर्शन टोटल ही आप हमेशा लेंगे, टोटल इक्विटी। इस तरह आप डेट टू इक्विटी रेशो कैलकुलेट कर देंगे। जब डेट टू एसेट करेंगे तो डेट आपने देख लिया, एसेट क्या है? ये है, ठीक है। ये आपके टोटल एसेट है। ऑब्वियसली टोटल एसेट को लेने के लिए कोई क्या नहीं है, मजाइका नहीं, आप ले सकते हैं। हाँ, अगर आप कहते हैं डेट टू टोटल कैपिटल, डीटीसी, तो डेट टू टोटल कैपिटल में क्या हो जाएगा? आपका ये जो वो है क्या कहते हैं, आपकी जो इक्विटी है, टोटल इक्विटी, इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें आप नॉन करंट लाइबिलिटी को टोटल ले लें। ये भी आपका कैपिटल पोर्शन होगा। ऑब्वियसली ये डेट तो नहीं है, लेकिन आपका कैपिटल जरूर है, ठीक है। आपका कैपिटल, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रोविडेंट फंड भी यूज कर रहे हैं, डेफर्ड लाइबिलिटी भी लॉन्ग टर्म सेंस में यूज कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट विल बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर द बिजनेस। तो इसको आप बेशक जो है ले सकते हैं। तो आप लेंगे कैपिटल में टोटल इक्विटी, इसमें टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस एनी पोर्शन ऑफ यू कैन से फाइनेंसिंग, जैसे इसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है और करंट मैच्योरिटी, ये दो चीजें आप शामिल कर देंगे, तो दैट विल बिकम योर कैपिटल। तो ये तीनों रेशियोज आप इस तरह कैलकुलेट कर सकेंगे एंड देन यू कैन कंपेयर कि इन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल एनालिसिस में जो रेशियोज इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने टोटल लाइबिलिटी इस्तेमाल की हैं या स्पेसिफिकली जिस तरह हमने इसमें जो डेट का पोर्शन आइडेंटिफाई किया है सिर्फ वो इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? सर जी यस सर। सर एक बात कंफर्म, सर जो टोटल कैपिटलाइजेशन है उसमें हम टोटल डेप्थ इक्विटी, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन, तो हाँ टोटल डेप्थ तो हमने फाइंड कर लिया था पीछे, हाँ वो इसकी वैल्यू, और जो टोटल कैपिटलाइजेशन में नॉन करंट लायबिलिटी और प्लस एनी पोर्शन ऑफ फाइनेंस, उसको प्लस करेंगे तो हाँ, टोटल कैपिटलाइजेशन यानी आ जाएगा। तीन चीजें, एक टोटल यस सर। इक्विटी, इट इज आल्सो कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी, इट इज आल्सो कैपिटल, दो हो गई। और तीसरा, अगर करंट लाइबिलिटी में कोई फाइनेंस पोर्शन है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका टोटल कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। सर टोटल करंट लायबिलिटी भी ऐड करेंगे? नहीं, टोटल करंट लाइबिलिटी नहीं, इस टोटल करंट लाइबिलिटी में दो चीजें, या इवन अगर इसको कैपिटलाइजेशन में इनको आप अगर आप इग्नोर भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दो, ठीक है। ये दो देखें, शॉर्ट टर्म बोरिंग
और करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इन दोनों को शामिल कर दें तो बेहतर है। अगर इसको इग्नोर कर दें और आप कहेंगे कि नहीं कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो को लॉन्गर टाइम पीरियड जो है अवेलेबल है यूज के लिए, तो वो तो ये दो हैं। तो यू कैन टेक सिंपली करंट लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन या नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये एक Yes. यानी इजी वे है। और आप कहते हैं कि नहीं मैं स्पेसिफिक जाना चाहती हूं, तो स्पेसिफिक जाने के लिए फिर आप करंट लाइबिलिटी में भी कैपिटल का पोर्शन ढूंढ लेते हैं, जैसे डेट का पोर्शन है वो भी ढूंढ लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो लिवरेज है वो क्या बनती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज भी हम देख लेते हैं। हमने पिछली बार जो कवर की थी वो हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कवर कर दी थी, जो कि है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्जेस। Yes, sir. ठीक है, ये भी हमने कवर कर दी थी। चलिए ये भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे नीचे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ गया, ये देखें ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। इसमें सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग अर्निंग्स प्रॉफिट है EBIT, ये देखें ये है EBIT। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, EBIT, ये आपका EBIT है। ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। अच्छा EBIT, अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने देखने हैं इंटरेस्ट। तो ये फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ये इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक जाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू स्पेसिफिकली यूज इस फाइनेंस कॉस्ट में, कभी कभार बैंक क्या नहीं बिजनेसेस क्या करते हैं, इसमें बैंक चार्जेस को भी शामिल कर देते हैं। बैंक चार्जेस मतलब ये है कि वो देखते हैं कि वो अकाउंट चला रहे हैं बैंक के साथ, तो अकाउंट चलाते हुए बैंक को चार्ज करते हैं इनको ट्रांजेक्शन्स पे, तो वो भी इसमें ले आते हैं। और आप कहते हैं कि नहीं क्योंकि वो तो इंटरेस्ट तो नहीं है, तो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं, तो उसके लिए फिर हम इस नोट नंबर में जाएंगे। ये नोट नंबर क्या है, 27। तो हमने 27 EBIT के लिए ये वैल्यू, और अगर आप एज इंटरेस्ट ये ले लेंगे तो मैं बुरा तो नहीं मानूंगा, लेकिन अगर आप नोट नंबर 27 में जाके इसको फर्दर आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं मैं तो भाई प्रॉपरली एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं नोट नंबर 27 में जाके स्पेसिफिकली देखूंगा कि इसमें इंटरेस्ट चार्जेस कितने हैं और अदर बैंक चार्जेस कितने हैं। तो नोट नंबर 27 में चले जाते हैं जल्दी से। ये नोट्स शुरू हो गए, ये देखें। तो इसमें नोट नंबर 27, ये 6 हो गया, 19 हो गया, 20 आ गया, और 25, 27 ये है, ये फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, अब ये सबसे पहले आ गया मार्कअप चार्जेस ऑन लॉन्ग टर्म लोन। ये हमें पता है कि मार्कअप जो है लॉन्ग टर्म लोन में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है या नहीं होता। मार्कअप ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग फाइनेंस यानी क्या है, इंटरेस्ट होता है। सो दिस इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन अनवाइंडिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन, ये भी इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, लोन फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इंटरेस्ट दिया गया है। मार्कअप चार्जेस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो ये सारी की सारी क्या है, इसके लिए ये सारा का सारा फाइनेंस कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट है। समझ आ गई। Yes, sir. कुछ आपकी कंपनी होंगी जिसमें ये सारे के सारे शायद इंटरेस्ट ना हो, उसमें कोई बैंक चार्जेस भी हो। फॉर एग्जांपल अलगाजी ट्रैक्टर में सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए कोई होगा इंटरेस्ट, लेकिन ये बाकी चीज़ों के लिए इंटरेस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चले जाते हैं स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ये फाइनेंस कॉस्ट, और 26 पे जाते हैं। ठीक है, नोट नंबर 26, ये अलगाजी, ये 31 पे आ गया हूँ, ये है 26 फाइनेंस कॉस्ट। बैंक चार्जेस एंड कमीशन, ये देखें क्या ये इंटरेस्ट है, Yes, नहीं sir. सर नहीं ये इंटरेस्ट नहीं है नहीं है। सर। ये बैंक चार्जेस एंड कमीशन क्या है, यानी इन्होंने अपना बैंक Yes, sir. अकाउंट चलाती हुई यानी बैंक को कहा कि इतने अमाउंट ट्रांसफर कर दो फलाने अकाउंट में, तो बैंक वो ट्रांसफर करते हुए कुछ कमीशन ले लेता है, और इनको ये कहते हैं कि हमें हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो प्रिंट करके दे दो, तो उसमें भी कुछ चार्जेस लेते हैं। तो वो टोटल ये चार्जेस हैं, तो ये इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें इंटरेस्ट कौन सा पोर्शन है, Sir, markup ऑन on running finance. रनिंग फाइनेंस। ठीक है, ये रनिंग फाइनेंस एक टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन होता है। रनिंग फाइनेंस ऐसा होता है
कि आप बैंक से एक लिमिट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक ने कहा कि आप मुझसे 1 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं, आपको दिए नहीं है। बैंक ने कहा आप मुझसे 1 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं, यानी 1 करोड़ में से अगर मैंने 5 लाख ले लिए, जितने दिनों के लिए ले लिए उतने दिनों के लिए वो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने बैंक से 5 लाख रुपए ले लिए और 10 दिनों के बाद मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए तो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो वो 5 लाख 10 दिनों के लिए क्या थे, आउटस्टैंडिंग थे, तो वो उस पर 10 दिनों का इंटरेस्ट चार्ज कर देगा। फिर मैंने इसमें 60 लाख रुपए ले लिए, 60 लाख रुपए ले लिए और 1 महीने के बाद उसको लौटा दिया, तो वो उसमें 60 लाख रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 1 महीने के लिए। तो इस तरह वो चार्जेस करते हैं रनिंग फाइनेंस में। एक लिमिट दे दिया जाता है, अगर लिमिट को आप यूटिलाइज करते हैं, जितने दिनों के लिए वो आउटस्टैंडिंग रहता है उतने दिनों के लिए आप इंटरेस्ट पे करते हैं। जब आप रीपे कर देते हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें एक फिक्स चार्ज होता है क्योंकि आपको फैसिलिटी दी गई है और अब अगर 1 रुपए भी आप इस्तेमाल नहीं करते तब भी आपसे वो एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, एक एक प्रोपोर्शन। तो दिस इज फॉर योर जर्नल इंफॉर्मेशन। तो ये हो गई आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी। हमने पिछली बार इस कंपनी को देखा था कि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या हुआ है, कम हुआ है, और इसको हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से एनालाइज करने की कोशिश की। हमने कहा कि एक वजह ये हो सकती है कि इसका सेल कम हो गया है, या एक वजह ये हो सकती है कि इसका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। जब बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगा तो इसकी इंटरेस्ट कवरेज कम हो जाएगी। दूसरा, अगर इसका इंटरेस्ट चार्ज ज्यादा हो गया, और इंटरेस्ट चार्ज कब ज्यादा होगा? इंटरेस्ट तो फिक्स होता है ना, तो इंटरेस्ट चार्ज कब यस ज्यादा होता है? जब आप ज्यादा लोन ले लेते हैं। सर, वो जब हाँ, ठीक है। अगर आपने ज्यादा लोन ले लिया हुआ है तो आपका इंटरेस्ट चार्ज ज्यादा होगा, अगर आपका लोन कम है तो आपका इंटरेस्ट चार्ज कम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ज़हन में 3 बातें आती हैं कि जब इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो 3 चीजों से इन्फ्लुएंस हो सकती है, आपके सेल से, आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट से यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, और आपके पोर्शन ऑफ लोन से। अगर आपका सेल ज्यादा हो रहा है तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो बेहतर हो जाए। अगर आपका सेल ज्यादा तो हो गया लेकिन आपकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा हो गई हैं, आप अपने एफिशिएंसी को मेंटेन नहीं कर सके, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा हो गया, तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है एस्केलेट करेगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपकी ईबीआईटी पिछले सालों के मुताबिक स्टेबल है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। जो पिछले सालों आप ईबीआईटी कमा रहे थे वो इस साल भी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर डिक्लाइन कर गया है तो इसका मतलब यह है कि आपका